बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को आगे। कल एक नई कहानी हमने शुरू करी थी जिसका नाम था प्रोनाउन। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? प्रोनाउन उसका नाम था। देखो सुनो समझो बात को। प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में अपनी चर्चा हुई थी। प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, इस बात पर अपनी बातचीत हो गई थी। फिर हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अपन कैसे यूज करेंगे, ये अपनी चर्चा चल रही थी। उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कहाँ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आना चाहिए और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऐसा हमारा जिक्र हो गया था। अब दूसरी बातचीत, हमारा जो सेंटेंस का दूसरा टाइप आता है बच्चों, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद में कौन आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। दो फॉर्मेट होते हैं इंटरोगेटिव के, उन दोनों के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं अपन। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसे कहते हैं क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसे? एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसे कहा जाता है क्लोज एंडेड। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां तुम्हारे पास सब्जेक्ट होता है। तो इंटरोगेटिव केस में जो सब्जेक्ट होगा बेटा, सब्जेक्टिव केस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। और अफर्मेटिव में कहा आता है सब्जेक्टिव केस? हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। तुम समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुम्हें कौन सा केस नजर आएगा? सब्जेक्टिव केस नजर आएगा। उसके बाद में तुम्हें यहां मेन वर्ब नजर आएगी। क्या नजर आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में तुम्हें यहां पर कौन नजर आएगा? ऑब्जेक्टिव केस नजर आएगा। तो एक फॉर्मेट तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है। वहीं अगर आप ओपन एंडेड सेंटेंस लिखते हो तो शुरुआत में आपके आता है जिसे तुम कहते हो WH वर्ड, और जिसका रियल नाम होता है इंटरोगेटिव वर्ड्स। क्या होता है? इंटरोगेटिव वर्ड, WH वर्ड। उसके WH वर्ड के तुरंत बाद में तुम्हें कौन दिखाई देगा? हेल्पिंग वर्ब। कौन दिखाई देगा? हेल्पिंग वर्ब। और फिर तुम्हारे पास कौन होगा? सब्जेक्टिव केस। फिर तुम्हारे पास कौन होगा? मेन वर्ब। और फिर तुम्हारे पास कौन होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे दो फॉर्मेट हो गए। इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, मैंने कहा हैव, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया हैव हीज या हैव हिम, अबे हिम की जगह यू कर दो, हैव यू सीन द ताज। ये सेंटेंस सही है बच्चों या गलत है? आप बताओ मुझे, ये सही है या गलत है? इज दिस राइट और रॉन्ग? ये तो सही है। क्यों? क्योंकि यू तो सब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू। और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू तो यू ही होता है। ठीक है। अब मैंने लिख दिया हैज हिम सीन द ताज। अब सही है क्या? अब गलत है। क्यों? क्योंकि सर ये इंटरोगेटिव फॉर्मेट है, और इंटरोगेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आता है। तो आपको यहां हिम को हटाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हैज ही सीन द ताज। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। कर पाओगे ना? ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, लिख लो। नहीं, अक्सर बच्चे ही ध्यान में रखते हैं यार वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। दिमाग खराब हो जाता है उनका। इंटरोगेटिव में नहीं होता ऐसा। सिलेबस कल डाल दिया था ना टेलीग्राम पे? ठीक। देखो, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना, आकर के बेझिझक मेरे को बोल दिया करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है।
अहमद जी ने मेरे को कहा था, बोले सर थोड़ा सा मेरे को हिंदी में पढ़ाने को मजबूर मैं हो रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा कि पीपीटी मैं बना के दे देता हूँ भाई, और तो क्या करूँगा। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुद्दा ये लिख लिया। ये जो पिछवाड़े में बच्चे बैठे हैं ये आवाज बातें नहीं करेंगे। क्या रे नया, ठीक है ये तू? इट्स हर चॉइस। नेहा, वो भी तो नेहा ही थी। एक डायलॉग फेमस हुआ था ना, इट्स हर चॉइस। क्या बोलता था, कौन सा था वो, कौन सा रियलिटी शो था ना, नया धूपिया ने बोला था, धूपिया ही ना वह। वो लड़की ने पता नहीं क्या बोला, बोला हाँ लड़के ने बोला था कि मेरे लिए कोई और गन चलेगी। तो बोले मम्मी का थप्पड़ मार दियो। तो बोले वो ऐसे ही वो किसी 10 और के साथ भी थी। तो फिर रहने दे यार, मैं तो बोल बाल दूंगा, तो मेरे को पता होता बोल देता मैं। तो तुम कौन से सही आदमी हो, मेरे को ये बताओ। तुम कौन से सही आदमी हो, तुम सही आदमी हो गया? अब तुम एक नंबर के वाहियात, तुम्हें सब पता है। तुम में को अरे बाढ़ में गई, जितना मेरे को नहीं पता उससे भी ज्यादा तुम्हें पता है। कई बार कई बार लोग मेरे को ये कहते हैं यार थोड़ा फिल्टर लेके आ अपने अंदर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये अबे, भाई मैं तुम्हें सुधार नहीं सकता तो बिगाड़ तो दूंगा ही। समझ गए ना तुम मेरी बात को? और तुम मेरे से ज्यादा, हाँ ए भाई, तुम वह मैं तुम छोटे बच्चे हो दुनिया के, मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। बोला एक दिन एक बच्चा बोल रहा था, बोला सर आपने हमें बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहा मैंने, अब की क्या चुल जागी। 9 बजे से, हाँ वो क्लास जो आपकी एक्स्ट्रा थी वो हटा दी है मतलब। सर एक बार रख दो, मैं दे दूंगा बाद में, हाँ, पक्का श्योर, ठीक वो पक्का। हाँ बढ़ते हैं आगे, अब छोड़ो। अब देखो आगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है ना बच्चों, वो ये होता है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में कौन आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे ये सेंटेंस है, अब बात नहीं रहे, ओ हीरोइन प्लीज ओपन द डोर। तो आप यहां देखोगे ना, तो ये ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर मैंने इसको प्रोनाउन की फॉर्म में लिखना होता, लेट, और हिम की जगह मैं ये कर देता ही, लेट ही क्लोज द डोर, तो ये सही है क्या, गलत हो जाएगा? क्या आना चाहिए यहां पर, लेट हिम क्लोज द डोर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, लिख लो। बढ़ जाए आगे, अब आगे बढ़ो। अब एक होता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट। इसको देखो एक बार।
प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता है सबको कि सर प्रीपोजिशन के बाद में कौन आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, हमेशा कौन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, अब एक बात को और सुन लो, ये तो यहां से तो सवाल बनता ही बनता है, इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट से वर्ब का भी कई बार सवाल पूछ लेता है। जैसे मैंने लिखा रवि अलोंग विद, रवि अलोंग विद हिम इज या आर, या हिम की जगह फैमिली कर लो, रवि अलोंग विद हिज फैमिली इज या आर गोइंग देयर। बच्चों मुझे बताओ इसमें इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, आप बताइए मुझे, इसमें इज आना चाहिए या आर आना चाहिए। इज या आर जो वर्ब लिखोगे इसका एक्चुअल सब्जेक्ट है कौन, वेरी गुड, सुनो मेरी बात, यहां पर ये अलोंग विद प्रीपोजिशन है बच्चों, पक्का ना, ये प्रीपोजिशन है, ये हिज फैमिली जो है वो इसी प्रीपोजिशन का क्या है मेरे लाडलो, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो रवि है, रवि वहां जा रहा है, रवि वहां जा रहा है। अब रवि के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, रवि अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। तो यहां पर ये जो कहानी बनी है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव का वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वर्ब के साथ लेना देना होता है नाउन का। किसका लेना देना होता है, तो यहां पर जो रियल सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, रियल सब्जेक्ट कौन है बच्चों, रवि है। तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी आगे, इज आएगा यहां पर। ठीक है, ऐसे ही और सवाल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दूसरा, ही वेंट आफ्टर आई, सही है क्या, ही वेंट आफ्टर आई, सही है क्या, गलत है। बोले सर ये आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, आफ्टर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अगर ये आफ्टर प्रीपोजिशन है सर तो प्रीपोजिशन के बाद में कौन आना चाहिए, तो यहां आई नहीं सर, क्या आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने लिखा रवि, या देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रवि एंड आई। अब सही है क्या, अब सही है क्या गलत है बच्चों, क्या गलती है, आई की जगह, वेरी गुड शाबाश। देखो बोले सर देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, हमारे बीच कोई विवाद, किस किस के बीच में, रवि के और मेरे भी। तो यहां पर ये जो बिटवीन है ना मेरे लाडलो, ये प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद में जो रवि आया ना वो इस प्रीपोजिशन का क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। आप इस बात को समझ गए। आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अगर एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर एंड से पहले आपका सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्टिव केस है, तो एंड के बाद भी कौन होगा, सब्जेक्टिव केस। अगर एंड से पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी कौन होगा, इसका मतलब यहां रवि ऑब्जेक्ट है बच्चों, रवि क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एंड के बाद भी कौन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर किसी का नाम होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, लेकिन नाम नहीं है, नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरी चीज आई है जिसका नाम प्रोनाउन है। तो यहां पर हमें प्रोनाउन का केस भरना पड़ेगा, और प्रोनाउन का केस भी कौन सा भरना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर कौन आना चाहिए, मी आना चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने एक सवाल लिख दिया, मैंने लिखा चौथा है ना, तीसरा चौथा जो भी, मैंने लिखा ही इज ए टीचर लाइक आई, सही है क्या या गलत है, ही इज ए टीचर लाइक आई। बेटा लाइक का दो तरीके से बिहेवियर होता है, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, क्या मतलब होता है, आई लाइक टीचिंग, समझ रहे हो, आई लाइक रीडिंग, है ना, आई लाइक माई स्टूडेंट्स, मुझे मेरे बच्चे पसंद है, इस तरीके की बातें करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका, जब लाइक पसंद करने का मतलब देता है तब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब। और एक होता है लाइक प्रीपोजिशन, और जब लाइक प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के जैसा,
क्या मतलब होता है? तो यहां पर ये लाइक जो है वो पसंद करने का मतलब तो देगा नहीं, वो भी एक टीचर है मेरे जैसे। तो यहां अगर ये लाइक प्रीपोजिशन है बच्चों, तो इसके बाद में कौन सा केस आना चाहिए? मी, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। समझ गए? चलो और लिखता हूं आगे। एक मैंने लिखा ही एंड नॉट आई एम डूइंग दिस वर्क। इसमें दो एरर हैं, दो एरर मैं दूंगा, आई एम डूइंग दिस वर्क। बताओ, दोनों एरर्स को ढूंढ के बताना मुझे, दो एरर हैं इसमें। सुन लो बेटा, एंड कंजक्शन होता है, एंड क्या होता है, और एंड नोट अगर आपको दिखाई देता है तो एंड नोट परिपोजिशन होता है। एंड नोट क्या होता है बच्चों? परिपोजिशन। और इसका मतलब क्या है वो समझ लो। ही एंड नॉट आई एम डूइंग दिस वर्क, सिर्फ उसने ही नहीं, मैंने भी इस काम को, सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी इस काम को कर रहा हूं। तुम समझ गए मेरी बात? मान लो तुम दीपावली की छुट्टियों में तुमने घर की सफाई करी होगी, और तुम दो भाई बहन हो, तीन हो मान लो, किसी में ज्यादा पावर है तो चार पांच होंगे, ठीक है। अब पापा ने तारीफ करना शुरू किया, तुमको छोड़ दिया, दूसरे की तारीफ कर दी। मेरा बेटा कितना काम करता है, मेरी बेटी कितना काम करती है, बेटा पसीना आ गया होगा, चाउमीन खिला के लाऊं तुझे। ऐसी बात मम्मी पापा ने तुम्हें बोली होगी। अब सुनो मेरी बात, अब तुम कहोगे ऐसे नहीं करोगे, मतलब ये रिएक्शन इंटरजेक्शन, हम्म ओई करो जड़े मैं तो करे को ना, ऐसे बात तुम कहोगे। इसका मतलब क्या हो गया? आप ये कहना चाह रहे हो इसने ही नहीं, मैंने भी काम, तो आधी प्लेट चाउमीन तो मैं भी खाऊंगा, ऐसी बात तुम कहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एंड नॉट का मतलब होता है। अब मुद्दा ये, अगर एंड नॉट प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में कौन आना चाहिए था? एंड नॉट के बाद में कौन आना चाहिए था? मी। अब प्रीपोजिशन का क्या वर्ब के साथ कोई रिलेशन होता है? इसका रिलेशन तो किसके साथ होता है? तो ही की वजह से कौन आना चाहिए था यहां? तो ही एंड नॉट मी इज डूइंग दिस वर्क, उसने ही नहीं, मैंने भी ये काम, ऐसा मीनिंग ये देगा। बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई क्या? चलो इतना लिखो, फिर मैं और कुछ सवाल लिख देता हूं। लिख लीजिए, हो गया? अरे कितने अच्छे सुंदर नाखून है तेरे, क्यों तोड़ रही है इन्हें? लिख लिया तो टाइम पास करने के लिए नाखून ही तोड़ लेगी तू? लॉग रही तोड़े, हाँ तोड़। कोई को सुबह का काम आऊंगा। हो गया क्या? जीविका कह रही है सर मेरे को तो नाखून की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बट को पढ़ लूं। पीछे से एक आवाज आ रही है, सर मैं भरवाना चाहता हूँ। मेरे से भरवा ले बेटा, मैं ढंग से भरूंगा, पिंडी तो खा ही जाऊंगा।
हो गया? अच्छा लग रहा है बेटा? बढ़िया एकदम से। वो एक बच्चा नहीं आया जो आपके पास में बैठा था कल, वो मेरे को लगा भी था कि नहीं आएगा, वो यार डेड सियाना बन रहा था थोड़ा सा। मेरे पता नहीं क्या अंदर ऐसे सिक्स सेंस है, मेरे को पता चल जाता है। वो आएगा जरूर, लेकिन आज नहीं तो। बढ़ जाए आगे। आज नहीं तो आना उसे बाबा जी के पास ही पड़ेगा। वो बाबा से दूर नहीं जा पाएगा। लिख लिया? आगे भी कुछ लिखा हुआ था क्या? नहीं। अब देखो, ऐसा ही एक सवाल लिखता हूं। आई इन्वाइटेड हिम, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। सही है क्या ये? सही है क्या बच्चों? सही है क्या सेंटेंस? आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। सही है ना? बिल्कुल सही है। यहां पर ये जो तुमने बट लिखा है ना बच्चों, ये बट कंजक्शन है, जो मतलब देगा लेकिन का, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज होता है। मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो आया। अब मैं एक सवाल और लिखता हूं। अब मैंने कहा एवरीवन केम बट ही। अब बताओ, अब सही है क्या? एवरीवन केम बट ही गलत है। हर कोई आया था सिवाय उसके, के सिवाय का जब बट मीनिंग देता है तब वो परिपोजिशन होता है, तो यहां ही नहीं, क्या आएगा? हिम आएगा। समझे? लिख लीजिए। तो ये हमारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज थी। आपको यही समझना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगी जिसका वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अरे बातें नहीं यार, प्लीज। हो गया? अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बढ़े आगे। देखो, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट सुनना। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। यानी अगर मैं तुम्हारा कंपैरिजन शेर के साथ करूं तो सही है क्या? तेरे से ज्यादा तो शेर ही बहादुर है। नहीं होता है। तुम्हारा कंपैरिजन गिद्धड़ के साथ भी नहीं हो सकता। वो एक जानवर है, तुम एक इंसान हो। एक लड़के का कंपैरिजन लड़की के साथ कर दूंगा क्या? तेरे से ज्यादा वजन तो वो उठा लेता है, उठा लेती है? नहीं हो सकता। यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ।
और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, ही इज एज रिच एज मी, सही है क्या? ही इज एज रिच एज मी, गलत है। वो उतना ही अमीर है। एज एज भी कंपेरेटिव डिग्री होती है, आपको पता होना चाहिए। एज एज और सो एज दोनों कंपेरेटिव डिग्री को दिखाते हैं, समझ गए ना? तो ही का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? मी के साथ। और ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। और मी क्या है? तो गलत है, मी नहीं, यहाँ कौन होना चाहिए? आई। ही इज एज रिच एज आई, समझ गए? दूसरा, रवि इज रो, तेरा माथा पे लिख रहा हुआ है, मेरा पे लिख रहा हुआ है? बंद कर लेने मुंह ने, सुना मेरे कन। रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, सही है क्या? रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव केस है, रवि का कंपैरिजन आप हर के साथ नहीं कर सकते। अगर आप करना ही चाहते हो तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? से लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है तो लिख लीजिए। अब इस पे बेस्ट, ये तो दो दो ही है ना भाई, ये तो दो ही लोगों में कंपैरिजन है। अब कई बार तीन का भी यूज होता है, तीन केसेस का यूज होता है, वो कैसे होगा वो भी अपन समझेंगे। लिख लो ये। हो गया? चलो आप देखो आगे। अब कुछ सवाल लिख रहा हूं, उनको करने की कोशिश करना और उनका मतलब समझाना। करने की कोशिश क्या है, एक बार कॉपी बंद बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अपना पॉइंट है, दो केस में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, केस ऑफ थ्री पर्सन, एक साथ जब तीन लोग आते हैं तब बच्चों को समस्या होती है। देखो, अरे छोरा मत बोले, मैं तन सही बता रहा हूँ। तने लाग तो दिखे, मास्टर है हो, खत्म आदमी हूं मैं, एकदम से मत बता दूं धन्यवाद। तो साड़ा लाल करके भेजूंगा हूँ, समझ जाओ मेरी बात। ये आवाज अगर मैंने ऊपर पड़ गयो, कौन सा चमन की आ रही है? पढ़ लो आराम हूँ। ए बावड़ा हैंगे क्या मैं हूँ? एक यो बोल रहे जो कोई शानो दिखे, बैठो कौन जाओगे ना खड़े हो जाओगे, देख लिए फॉलो हो डाओगे पिछवाड़ा पे। आराम हूँ तेरे, झंझनाहट होती दिखे, बैठे रहो जना यहाँ कई देर। सोना मेरे को, ही लाइक सर मोर देन मी, क्या मतलब है? खड़े हो, पिछला ही खड़े, खड़े हो रहे, व्हाइट शर्ट, खड़े हो। हाँ खड़े हो, क्या मतलब है ये बात को?
तो आ गए। हाँ, तू ही है तो आगे, और कौन है? एम सी को तो नाम ही कौन है? वो तुझसे ज्यादा उसको लाइक करती है, ये मतलब है। मतलब हर जो है वो ही से ज्यादा मी को लाइक करती है, ये क्या? बता दियो ना। ध्यान दे लो एडिन। बैठ जाओ नीचे, ध्यान से सुनना। जब कभी भी शुरुआत में सब्जेक्टिव केस आता है, बीच में ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जब लास्ट में भी आप कौन सा केस लिखते हो? ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो। तो 3% हो गए कि नहीं हो गए? अभी तक आपने जो पीछे वाले सवाल लिखे थे उसमें कितने लोग थे? इसमें आपने जो लिखे हैं वो कितने हैं? अब इनका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ तुम्हें मिलता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया, ये ही जो है वो इस हर को भी लाइक करता है, और ये ही जो है वो इस मी को भी लाइक करता है, दोनों को पसंद करता है। लेकिन ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, ये मतलब है इस बात का। समझ गए? आगे वाली दोनों बातों पे पीछे वाला ट्रांसफर होगा, अगर इस तरीके का फॉर्मेट तुम्हें लिखा हुआ मिलता है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड में दोबारा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, आगे वाली दोनों चीजें हैं, उनको कौन पसंद कर रहा है? किस पे इफेक्ट आ रहा है? सब्जेक्ट का इफेक्ट आ रहा है। नीचे वाले का उल्टा है। इसका मतलब ये हो गया कि ही लाइक्स हर, वो हर को भी पसंद करता है। ठीक है। और ये जो आई है ये भी किसको पसंद करता है? इसी हर को पसंद करता है। समझ गया मेरी बात? बट ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक हर। ये आई भी इस लड़की को पसंद करता है और ये ही भी इस हर को पसंद करता है, लेकिन आई से ज्यादा ही करता है। दोनों का मतलब तुम्हारे को समझ में आ गया? आ गया। चलो, अब इस पे बेस्ट सवाल कैसे पूछेगा तुमसे? सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, इसी लॉजिक के साथ पूछेगा। यानी जो बात लिखी गई हो वो लॉजिकल होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, सी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन मी। सही है क्या? सही है या गलत है? बोले सर आपने अभी अभी बताया कि यहां पर सब्जेक्टिव केस है। आपको पता है वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये आइसक्रीम यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये मी कौन सा केस लिखा हुआ है? सर अगर ऐसी बात है कि पहले सब्जेक्ट और आगे दोनों ऑब्जेक्ट है, तो इस बात का मतलब ये हो गया सर कि सी लाइक्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम को भी पसंद करती है, एंड सी लाइक्स मी, वो मुझे भी पसंद करती है, लेकिन मेरे से ज्यादा आइसक्रीम को पसंद करती है। ये बात लॉजिकल है क्या? अरे कल को उसको तुमने 5 रुपए वाली चोकोबार खिलाई और उसको 50 रुपए वाली चोकोबार किसी ने खिला दी, तो तुम्हारे लात मार के उसके साथ चल देगी, जो मुझे आइसक्रीम खिलाएगा मैं तो उसी के साथ जाऊंगा। ये बात पॉसिबल है? अरे इंसान से ज्यादा आइसक्रीम होने को तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हें 1.5 रुपए की चाह रहा हूँ, दूध बड़ा बकले भी छोड़ के चले जाते सुख पाओ आदमी, है ना? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो कहानी है ये लॉजिकल, ये क्या होना चाहिए था? बोले सर ये ऐसा होना चाहिए था कि सी लाइक्स आइसक्रीम, सी लाइक्स आइसक्रीम एंड आई लाइक आइसक्रीम। मैं भी आइसक्रीम को पसंद करता हूं और वो भी आइसक्रीम को पसंद करती है, बट मेरे से ज्यादा आइसक्रीम खाना उसे पसंद है। ये लॉजिक सही बैठता। अगर ये लॉजिक सही बैठता तो हमें यहां पर सब्जेक्टिव केस, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, और यहां दोबारा कौन होना चाहिए था? सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, तब ये सवाल सही होता। समझ गए मेरी बात को? ऐसे तुमसे सवाल पूछेगा, लिख लीजिए अब।
जो नए वाले बैच के कुछ बच्चों के ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत जो रह गया था, उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा। अभी मैं सर से बात करूंगा वो कितने बजे फ्री हैं। अगर आज ही फ्री होंगे तो मैं आज ही लगा दूंगा 2-2.5 घंटे की वो क्लास। और अगर वो कल फ्री होंगे तो कल। जितना पहले पढ़ा दिया वो आपको दोबारा पढ़ा देंगे सर। फिर आगे से तो इसमें ज्वाइन कर ही लिया आप। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। हो गया। अब हमने ही के बारे में बात करी, हमने सी के बारे में, सब आई यू सब के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी तक एक प्रोनाउन के बारे में जिक्र नहीं किया हमने, इट के बारे में। इट का कहीं अभी तक जिक्र। अब इट कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बढ़े, चलो। यूज ऑफ इट, इट कैसे काम करेगा वो देखना है। यूज ऑफ इट, इट का जो पहला यूज होता है वो आप सब जानते हैं। इट जो है वो एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे इट इज ए टेबल, इट इज ए काउ, ये सब जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है इट का, ये भी सब जानते हैं। इट जो है वो डे को, दिन को, डेट को और साल को दिखाने के लिए भी यूज होता है। जैसे इट इज मंडे, ठीक है, इस तरीके से। तीसरी जो बात है वो सब नहीं जानते हैं, वो आप सब जान जाएंगे। इट जो है वो लिविंग नाउन के लिए भी यूज होता है। बोले सर ये कैसे? जब आपके पास अननोन जेंडर होगा, जब आपको उसके जेंडर के बारे में पता नहीं होता है, तब आप क्या यूज करते हो? इट यूज करते हो। जैसे द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो यहां पर ये जो इट यूज हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेबी को। अब बेबी कोई नॉन लिविंग तो है ही नहीं, लेकिन पता नहीं है हमें जेंडर की, बच्चा लड़का है या लड़की है, तो फिर अपन क्या यूज करते हैं उसके लिए? इट यूज करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो इट जो है वो डम्मी सब्जेक्ट भी होता है, जिसका दूसरा नाम होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। डम्मी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी होता है। कैसे? जब कभी भी इट इंट्रोडक्टरी या डम्मी सब्जेक्ट बनेगा, इट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, क्या यूज होती है? सिंगुलर वर्ब। और उस सिंगुलर वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है बच्चों। कौन सा केस आएगा? जैसे इट इज मी हु स्पॉक फर्स्ट, वो मैं था जो सबसे पहले बोला था। तो ये सवाल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सर यहां पर इट जो है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो पर्सन वास्तविक नहीं है, वो पर्सन आगे बैठा हुआ है सेंटेंस में। इसलिए इट जो है आपको पता है वो किसके लिए यूज हुआ है? इस मी के लिए यूज हुआ है। अगर मी के लिए यूज हुआ है और सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। इट इज आई हु स्पोक फर्स्ट, वो मैं था जो सबसे पहले बोला था। इसका मतलब यहाँ इट इज नॉट ए रियल सब्जेक्ट। इट रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट कौन है? आई है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन फिर भी हमने इट लिखा क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आई को हम आगे लिखेंगे इस बात को बोलने के लिए, ठीक है ना? तो जब कभी भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा हमेशा वर्ब कैसी आएगी, और उसके बाद में केस कौन सा आएगा? ये आपके चार जो यूजेस हैं वो इट के हैं, लिख लो। अब एक सवाल आता है पर्सनल प्रोनाउन के अरेंजमेंट से, कि पर्सनल प्रोनाउन तीन तरीके के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आप उनको एक ही सेंटेंस में यूज करोगे तो उनका ऑर्डर, उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे, ठीक है?